और अब शुरू होता है खबरों का रोलर कोस्टर बिग एंड बोल्ड, जिसमें पूरे दिन की हर वो खबर जो आप देखना चाहते हैं आपके अंदाज में आपके सामने बहुत जल्दी होगी, विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम। बुलेटिन विद जीरो कंफ्यूजन। सबसे पहले आपको दिखाता हूं आज बिग एंड बोल्ड की आउटस्टैंडिंग खबरें। सबसे पहले ये खबर देखिए, 10 साल बाद केदार प्रलय, केदार की ही तरह प्रलय हम क्यों कह रहे हैं ये आपको बताएंगे। 10 साल पहले हुए केदारनाथ त्रासदी की याद कैसे ताजा हो गई आज आप देखेंगे। और इसके बाद महाराष्ट्र में उठे सियासी तूफान के बाद जहां उद्धव और फडणवीस के बीच छिड़ी है जुबानी जंग, ये आपको बताएंगे कि महायुद्ध के बीच पुतिन ने किसे दी जेलेंस्की को मारने की सुपारी। पूरी खबर देखिए बिग एंड बोल्ड इंटरनेशनल सेगमेंट में। ना कोई ओटीपी, ना कोई मैसेज, फिर कैसे निकल रहे हैं बैंक अकाउंट से पैसे, ये भी आपको जरूर देखना चाहिए। ये पूरी खबर आगे आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले आप देखिए जरा इस वक्त की ये अहम खबर। ये खबर ये स्थापित करने वाली है कि साहब का मिजाज कैसा है। बृजभूषण शरण सिंह पर इस वक्त की बड़ी खबर देखिए। नवभारत के पास बृजभूषण पर चार्जशीट की कॉपी, बृजभूषण के खिलाफ चार्जशीट सामने आई। चार्जशीट में रेसलर और बृजभूषण की फोटो, सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम के इवेंट की फोटो सामने आई। चार्जशीट में 6 जगहों पर उत्पीड़न का आरोप लगा। चार्जशीट में 21 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। चार्जशीट पर दिल्ली पुलिस का बयान, सूत्रों के मुताबिक बृजभूषण पर उत्पीड़न का केस चलाया जा सकता है। यहां पर ये तस्वीर आपने देखी और तस्वीरों में जिस तरीके से उन्होंने महिला पहलवान का हाथ पकड़ा हुआ है वो आपने देखा। ये है तस्वीर देखिए, यहां पर तस्वीर में महिला पहलवान का हाथ पकड़कर बृजभूषण खड़े हुए हैं और यहां पर हाथ पकड़ने का तरीका भी आप देखिए। क्या ये शेक हैंड का तरीका होता है? हाथ पकड़ने का ये तरीका ठीक है क्या? और इसी बात को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है। दिल्ली पुलिस का कहना यह है कि जो शिकायत है उसके मुताबिक ये सस्टेन किया जा सकता है चार्ज और इसको अदालत में सब्सटेंशिएट किया जा सकता है। और इधर इस पर हमने टाइम्स नाउ ने बात करने की कोशिश की बृजभूषण शरण सिंह से। उन्होंने कैसे रिएक्ट किया वो आगे आपको दिखाएंगे। फिलहाल वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो तस्वीर असल में मामले को सब्सटेंशिएट करने के लिए और ये बताने के लिए कि बृजभूषण शरण सिंह ने कैसे महिला पहलवानों के साथ अलग अलग मौकों पर ऐसे बिहेव किया है जो बिहेव सही नहीं किया जा सकता, जहां पर उनके छूने का तरीका गलत है, जहां पर उनके पकड़ने का तरीका गलत है और जहां पर उनके छूने और पकड़ने के तरीके को अपराध स्थापित किया जा सकता है। ये फोटो दिखाई गई है और यहां ये बताया गया है, यहां जो महिला पहलवान है उसने अपनी बात को सब्सटेंशिएट करने के लिए फोटो सामने रखते हुए कहा है कि देखिए क्या इस तरीके से पकड़ा जाना, हाथ का पकड़ा जाना, क्या ये सही है? यहां पर फोटो में जो हिस्सा नजर आ रहा है उसके अलावा भी हो सकता है कुछ बताया गया हो और उसको वक्त आने पर अदालत में सब्सटेंशिएट करने लायक उनके पास कोई मामला भी हो। और आगे आपको यह मैं बता दूं कि टाइम्स नाउ नवभारत पर बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह से सवाल किया गया, वो भड़क गए। उन्होंने महिला रिपोर्टर के साथ बदसलूकी की। टाइम्स नाउ ने बृजभूषण शरण सिंह से यौन शोषण के आरोप पर सवाल किया था। सवाल यह था कि आरोपों के बाद आप क्या इस्तीफा देंगे? जवाब तो नहीं मिला, उल्टे उन्होंने महिला रिपोर्टर से बदतमीजी की। लेडी रिपोर्टर से अपशब्द कहे और तो और बृजभूषण शरण सिंह ने रिपोर्टर का माइक तोड़ने की कोशिश की। गाड़ी में रिपोर्टर का हाथ दबते दबते बचा। यहां पर इन तस्वीरों को एक बार फिर से आपको मैं दिखाना चाहता हूं। टाइम्स नाउ नवभारत की रिपोर्टर, सवाल यह कि आपके ऊपर इतने गंभीर चार्जेस हैं और क्या अब आप इस्तीफा देंगे? जरा इनको सुन भी लीजिए, यहां सुनना भी चाहिए आपको। आप साउंड कीजिए प्लीज थोड़ा। प्रोटीन पाउडर जब दे रहे थे तब भी आपने प्रोटीन सप्लीमेंट देने के किया गया। ये देखिए दरवाजा ऐसे बंद किया गया कि माइक गिर गया, हाथ दब गया होगा निश्चित रूप से, तभी ये माइक वहां से छूटा है। एक बार फिर से मैं आपको ये दिखाऊंगा कि कैसे उन्होंने इस्तीफा नहीं देंगे। क्यों दे इस्तीफा? इस्तीफा किस बात की मांग रहे हैं आप? 6 आपके खिलाफ आप इस तरह से कैसे बात कर सकते हैं? 6 आपके खिलाफ केसेस दायर हो चुके, क्या कहना चाहेंगे आप? 6 केसेस दायर हो चुके। प्रोटीन पाउडर जब दे रहे थे तब भी आपने प्रोटीन सप्लीमेंट देने के किया गया। हमारे माइक तो दिस वाज बृजभूषण शरण सिंह हु इस्तीफा नहीं देंगे। क्यों दे इस्तीफा? इस्तीफा किस बात की मांग रहे हैं आप? 6 आपके खिलाफ आप इस तरह से कैसे बात कर सकते हैं? 6 आपके खिलाफ केसेस दायर हो चुके, क्या कहना चाहेंगे आप? 6 केसेस दायर हो चुके। प्रोटीन पाउडर जब दे रहे इस्तीफा नहीं देंगे। क्यों दे इस्तीफा? इस्तीफा किस बात की मांग रहे हैं आप? 6 आपके खिलाफ आप इस तरह से कैसे बात कर सकते हैं? 6 आपके खिलाफ केसेस दायर हो चुके, क्या कहना चाहेंगे आप?
एक बार फिर से देख लीजिए इस तरीके का रवैया, देख लीजिए बर्ताव, देख लीजिए हमारी रिपोर्टर का सवाल देख लीजिए और उस पर बृजभूषण शरण सिंह का रवैया देख लीजिए और उसके बाद मैं लिए चलता हूं अपने संवाददाता के पास। आपको एक बार फिर बहुत जल्दी से देखिए। इस्तीफा नहीं देंगे। क्यों दे इस्तीफा? इस्तीफा किस बात की मांग रहे हैं आप? 6 आपके खिलाफ आप इस तरह से कैसे बात कर सकते हैं? 6 आपके खिलाफ केसेस दायर हो चुके, क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे संवाददाता अनुज इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं, उनके पास चलते हैं। अनुज, जो चार्जेस पुलिस की तरफ से फ्रेम किए गए हैं, क्या उसको सब्सटेंशिएट किए जा सकने लायक पर्याप्त उनके पास चीजें हैं? जी निश्चित तौर पर, और दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में भी साफ तौर पे ये कह दिया है कि आरोपी के अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है और दंडित किया जा सकता है। यानी साफ तौर पे जो साक्ष्य पुलिस को मिले हैं उसके आधार पर पुलिस ने ये चीजें जो है अपनी चार्जशीट में लिखी हैं। साथ ही साथ इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो पुलिस ने जो चार्जशीट दाखिल की उसमें करीब 108 लोगों के बयान दर्ज किए गए। इतना ही नहीं, उनमें से करीब 15। अनुज, मेरे को बहुत जल्दी से ये बताइए कि ये जो तस्वीर दिखाई जा रही है, इस तस्वीर में जहां वो हाथ पकड़कर महिला पहलवान का खड़े हुए हैं, इस तस्वीर को सामने रखकर क्या शिकायत की गई है और पुलिस ने इस पर क्या दर्ज किया है? जी देखिए, ये तस्वीर जो है उस चार्जशीट का हिस्सा है जो बयान पीड़ितों का दर्ज किया गया था, जो मजिस्ट्रेट के सामने और दिल्ली पुलिस के सामने। तो उस बयान के आधार पर पीड़ितों ने तस्वीर भी पुलिस को मुहैया कराई थी और ये वही तस्वीर है जिसको पीड़ितों ने बाकायदा पुलिस के सामने बतौर सबूत रखा है और ये तस्वीर जो है वो चार्जशीट का हिस्सा है। यानी साफ तौर पे जो एविडेंस पुलिस की तरफ से कलेक्ट किए गए थे उसमें से ये तस्वीर जो है उसका पार्ट है। उसका जो गवाहों ने जो शिकायतकर्ताओं ने कहा है और अपनी शिकायत को स्थापित करने के लिए उन्होंने जो सुराग दिए हैं, जो बातें कही हैं, उनमें से उसी का एक हिस्सा ये तस्वीर भी है। बहुत धन्यवाद करूंगा आपका बृजभूषण शरण सिंह, उनका बर्ताव, उनका रवैया आपने देखा, पुलिस क्या कह रही है इस मामले में वो भी आपने देखा। अगली अहम खबर की तरफ लिए चलता हूं। लगातार 3 दिनों से हो रही भारी बारिश के बाद पहाड़ों पर तबाही का मंजर है। ऐसे में अब भारतीय वायुसेना अलर्ट मोड पर है। एयरफोर्स ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। हिमाचल के कुल्लू में MI-17 हेलीकॉप्टर ने रेकी की। इसके साथ ही रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर को स्टैंड बाय पर रखा गया है। हिमाचल प्रदेश में रेस्क्यू के लिए चंडीगढ़ और सरसावा एयरबेस को एक्टिवेट किया गया है, जबकि उत्तराखंड के लिए बरेली और सरसावा एयरबेस से हेलीकॉप्टर उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। इस वक्त एयरफोर्स के बेस पर MI-17, चीता, चेतक समेत भारतीय वायुसेना के सभी हेलीकॉप्टर स्टैंड बाय पर हैं। इस तरह की तबाही हिमाचल ने इसके पहले कब देखी थी याद नहीं। बाकी जगहों का क्या हाल है, रिपोर्ट बहुत जल्दी से देखिए। पहाड़ से लेकर मैदान तक आसमानी आफत ने हाहाकार मचा रखी है। कहीं पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं बाढ़ जैसे हालात हैं। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के सिरमौर की हैं, जहां बाढ़ के भीषण प्रहार ने केदारनाथ में आई त्रासदी की यादें ताजा कर दी। देखिए, पहाड़ से सैलाब आ रहा है, बीच में बाबा बढ़ोलिया मंदिर है, लेकिन केदारनाथ की तरह ही बाबा बढ़ोलिया मंदिर भी जस का तस खड़ा रहा। ऐसा ही चमत्कार हिमाचल के मंडी में भी देखने को मिला। एक दिन पहले आई बाढ़ ने पंचवक्त्र शिव मंदिर पूरी तरह डुबा दिया, लेकिन पहाड़ से आई तेज लहरें भी शिव धाम का वजूद न हिला सकी। पानी कम हुआ तो मंदिर जस का तस था। हिमाचल समेत पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में मूसलाधार बारिश और बाढ़ कहर बरपा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में अलग अलग राज्यों में 56 लोगों की मौत की खबर है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 900 से ज्यादा सड़कों को बंद करना पड़ा है, जबकि अभी तक 4000 करोड़ रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। पहाड़ों पर हो रही बारिश का असर मैदानी इलाकों पर भी दिखाई दे रहा है। हथनीकुंड डैम से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसके चलते निचले इलाकों में यमुना का पानी भरने लगा है। भारी बारिश के चलते राजधानी के कई इलाके जलमग्न हैं। पौष इलाके ग्रेटर कैलाश में सड़क धंस गई, जबकि इंडिया गेट सर्कल में 5 फीट से ज्यादा गहरा गड्ढा हो गया। पंजाब के पटियाला की तस्वीरें देखिए। भारी बारिश के बाद पूरा इलाका डूब गया। घरों में पानी भरने के बाद बच्चों और महिलाओं को ट्रैक्टर की मदद से रेस्क्यू किया गया। राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ की 14 टीमें पंजाब में काम कर रही हैं, जबकि 1 दर्जन टीमें हिमाचल प्रदेश, 8 उत्तराखंड और 5 टीमें हरियाणा में तैनात हैं।
और अब बहुत जल्दी से जान लीजिए कि कल आपके शहर का मौसम कैसा रहने वाला है। यहां पर आप देखेंगे, आप जहां रह रहे हैं वहां के संदर्भ में आप नोट कर लीजिए मैक्सिमम टेम्परेचर क्या रहने वाला है, वहां पर कहां ह्यूमिडिटी रहेगी, कहां बादलों के साथ सूरज की लुका छिपी रहेगी और कहां होगी बारिश। ये देखिए, दिल्ली एनसीआर में सूरज के साथ लुका छिपी के साथ 33 डिग्री सेंटीग्रेड मैक्सिमम, लखनऊ में 34 डिग्री सेंटीग्रेड, यहां बारिश ज्यादा हो सकती है। जयपुर में भी सूरज के साथ बादल दिखेंगे 35 डिग्री सेंटीग्रेड, भोपाल में 29 डिग्री सेंटीग्रेड, ज्यादा बारिश हो सकती है। और अब अगली अहम खबर की तरफ आपको लिए चलता हूं। दिल्ली के नजदीक ग्रेटर नोएडा में पाकिस्तान से आई सीमा हैदर रह रही है, उस घर की जांच के लिए आज यूपी पुलिस पहुंची। ग्रेटर नोएडा के जेवर थाने की पुलिस ने सीमा हैदर से पूछताछ करने की कोशिश की, लेकिन उसने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। सीमा हैदर पाकिस्तान से अपने प्रेमी भारत में अपने कथित प्रेमी के पास रहने के लिए पहुंच गई है और यहां पूछताछ चल रही है कि कहीं ये कोई पाकिस्तानी जासूसी का मामला तो नहीं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आज बिग एंड बोल्ड स्पेशल में शाम 7:30 बजे आप देखेंगे ज्योति मौर्य का माइंड वॉश मनीष ने कैसे किया, वो आपको बताऊंगा। लेकिन अभी लिए चलता हूं इस खबर की तरफ। बिग एंड बोल्ड में अगली अहम खबर मध्य प्रदेश से, जहां दलितों के साथ अत्याचार के मामले थम नहीं रहे। सीधी पेशाब कांड के बाद खबर शहडोल से आई, जहां एक दलित के साथ 3 दबंगों ने जमकर मारपीट की। पीड़ित प्रेम चौधरी ने आरोप लगाया कि रंगदारी नहीं देने पर उसे जमकर मारा पीटा गया, यहां तक कि धारदार हथियार से हमला किया गया। गंभीर रूप से घायल प्रेम चौधरी को जब अस्पताल ले जाया गया तो दबंगों ने अस्पताल में भी मारपीट की। पुलिस ने प्रेम चौधरी की शिकायत के बाद मामला दर्ज कर दिया। हालांकि अभी तक तीनों आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। और बिग एंड बोल्ड में अगली अहम खबर, सीधी पेशाब कांड में आरोपी प्रवेश शुक्ला के मकान पर बुलडोजर चलाने का साइड इफेक्ट सामने आया है। ब्राह्मण समाज ने बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ सरकार पर हमला बोल दिया है। ब्राह्मण समाज ने आंदोलन की चेतावनी देते हुए आरोपी के ऊपर से एनएसए हटाने की मांग की और साथ ही दोबारा घर बनवाने के लिए 10 लाख रुपए के मुआवजे की मांग भी की। और बिग एंड बोल्ड में मध्य प्रदेश से अगली अहम खबर, झाबुआ में अश्लील हरकतें करने वाले डिप्टी कलेक्टर पर कार्रवाई की गई है। नाबालिग आदिवासी छात्राओं से छेड़छाड़ के मामले में डिप्टी कलेक्टर सुनील कुमार झा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सुनील झा पर आरोप है कि उन्होंने कन्या आश्रम के नाबालिग बच्चियों से छेड़छाड़ की, गलत तरीके से छुआ और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, जिसके बाद अधीक्षिका की रिपोर्ट पर पुलिस ने छेड़छाड़ पॉक्सो एक्ट जैसी धाराओं में कार्रवाई की। मामला सामने आने के बाद डिप्टी कलेक्टर को पहले निलंबित किया गया और फिर गिरफ्तार कर लिया गया। सुनील कुमार झा इससे पहले इंदौर में पोस्टेड थे और वहां भी उनके खिलाफ छेड़छाड़ की शिकायतें सामने आई थी और उनका ट्रांसफर करना पड़ा था। और बिग एंड बोल्ड में अब अगली अहम खबर बिग एंड बोल्ड में अगली अहम खबर जम्मू कश्मीर से, जहां भारतीय सेना ने एलएसी पर घुसपैठ की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। सुरक्षा बलों ने राजौरी के नौशेरा सेक्टर में मुठभेड़ में एक घुसपैठियों को मार गिराया। घुसपैठियों के पास से एक AK-47 की 3 मैगजीन, एक 9mm पिस्टल, 2 मैगजीन और 4 हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए हैं। हाल ही में 23 जून को कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की एक बड़ी साजिश को नाकाम करते हुए दहशतगर्दों को मार गिराया था। वो माचल सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। और बिग एंड बोल्ड में महाराष्ट्र की सियासत की कलंक कथा क्या है, पूरी खबर बिग एंड बोल्ड पॉलिटिक्स में। लेकिन उससे पहले आज की ये बिग एंड बोल्ड खबरें क्विक टेक्स में। मोदी सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाने वालों को आज एनएसए अजीत डोभाल ने कड़ा जवाब दिया। उन्होंने कहा, भारत दुनिया में दूसरी और सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी का घर है। भारतीय मुस्लिमों की आबादी इस्लामिक सहयोग संगठन के 33 से ज्यादा देशों की आबादी के लगभग बराबर है। ये बात उन्होंने सऊदी अरब के न्याय मंत्री और मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव से मुलाकात के दौरान कही। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि ईडी डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा का तीसरी बार कार्यकाल नहीं बढ़ेगा और उन्हें 31 जुलाई तक दफ्तर खाली करना होगा। साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार से 15 दिन में ईडी के नए डायरेक्टर की नियुक्ति करने के लिए कहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और सीबीआई प्रमुख को 5 साल का कार्यकाल देने के लिए सीवीसी जीएसपीई एक्ट में संशोधन की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांटने के फैसले के खिलाफ 2 अगस्त से रोजाना सुनवाई करेगी। देश की सबसे बड़ी अदालत ने 27 जुलाई तक सभी दस्तावेज मांगे हैं। आर्टिकल 370 खत्म किए जाने के खिलाफ 20 से ज्यादा याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं। ज्ञानवापी मामले में अब 1 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। आज सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों से दाखिल जवाब पर अपना पक्ष रखने के लिए कहा। 16 मई 2022 को वजू खाने में शिवलिंग जैसी आकृति मिली थी। और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी सिलसिले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल दौरे पर हैं। थोड़ी देर में वो बीजेपी के कोर ग्रुप के साथ बैठक करेंगे, जिसमें चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। गृह मंत्री अमित शाह के भोपाल दौरे को कई मायनों में खास माना जा रहा है। आज की बैठक में प्रदेश स्तर पर कई फेरबदल होने की उम्मीदें हैं। पिछले दिनों बीजेपी ने मध्य प्रदेश में चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी की नियुक्ति की है। और बिग एंड बोल्ड में अब अगली अहम खबर, मध्य प्रदेश में आज से शुरू हुए मानसून सत्र में जबरदस्त हंगामा और महाड्रामा हुआ। महंगाई के विरोध में कांग्रेस विधायक सब्जियों की माला पहनकर पहुंच गई। रैगांव से विधायक कल्पना वर्मा ने कहा कि सरकार को महंगाई की कोई फिक्र नहीं है, इसलिए वो विरोध जताने के लिए सब्जियों की माला पहनकर पहुंची।
वहीं सत्र शुरू होते ही सीधी पेशाब कांड पर विपक्ष ने जबरदस्त हंगामा किया, जिसके बाद सत्र को कल तक के लिए स्थगित करना पड़ा। और बिग एंड बोल्ड में महाराष्ट्र पॉलिटिक्स से जुड़ी अगली अहम खबर देखिए। उद्धव ठाकरे के कलंक वाले बयान पर सियासत गर्मा गई है। देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे पर पलटवार करते हुए उन्हें मनोरोगी करार दिया है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, मुझे अपने पहले के मित्र की सोच पर तरस आता है, उन्हें मनोचिकित्सक की जरूरत है। इससे पहले उद्धव ठाकरे ने डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा था। ठाकरे ने पहले फडणवीस की एक पुरानी क्लिप चलाई जिसमें वो कह रहे थे कि बीजेपी किसी भी सूरत में एनसीपी से गठबंधन नहीं करेगी। और फिर ठाकरे ने कहा कि असल में यहां उनकी ना का मतलब हां ही है और फडणवीस नागपुर के कलंक। और बिग एंड बोल्ड में अगली अहम खबर बिहार की सियासत से जुड़ी हुई। सीएम नीतीश कुमार लैंड फॉर जॉब मामले में दाखिल चार्जशीट को लेकर विपक्ष के निशाने पर हैं। अब हाल ही में एनडीए में शामिल हुए जीतन राम मांझी ने भी नीतीश कुमार को नैतिकता का पाठ पढ़ाया है। उन्होंने कहा कि जब वो मंत्री बने थे तब एक एफआईआर होने पर ही 4 घंटे के भीतर उनसे इस्तीफा ले लिया गया था, लेकिन अब तो तेजस्वी यादव का नाम चार्जशीट में है। ऐसे में नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे? बिग एंड बोल्ड में अगली अहम खबर मणिपुर हिंसा से जुड़ी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर जनजातीय मंच की याचिका को खारिज कर दिया है। उस याचिका में सुप्रीम कोर्ट से कुकी जनजाति को सुरक्षा दिए जाने की मांग की गई थी और सेना को इसके लिए आदेश दिए जाने की बात कही गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए उस याचिका को खारिज कर दिया कि कोर्ट के लिए सेना और अर्धसैनिक बलों को इस तरह का निर्देश देना उचित नहीं होगा। इससे पहले सोमवार को मणिपुर से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट कानून और व्यवस्था को नहीं चलाती, ये काम चुनी हुई सरकारों का है। और बिग एंड बोल्ड में पश्चिम बंगाल से अगली अहम खबर, जहां पंचायत चुनाव के वोटों की गिनती जारी है और टीएमसी नतीजों और रुझानों में आगे चल रही है। इस बीच बैलेट बॉक्स बदले जाने का दावा भी हो रहा है। दावा है कि बीती रात 4 जगहों पर स्ट्रांग रूम में संदिग्ध लोग घुसे थे और बैलेट बॉक्स बदल दिए गए। बीती रात मुर्शिदाबाद के भगवन गोला में लोगों ने एक संदिग्ध ट्रक को रोका था, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। बैलेट बॉक्स बदलने के दावे 3 और शहरों लालगोला, खारगाम और फरक्का में भी किए गए। और बिग एंड बोल्ड में आगे, आखिर पुतिन ने ज़ेलेंस्की की सुपारी किसे दे दी? ये पूरी खबर आप देखेंगे बिग एंड बोल्ड इंटरनेशनल में, लेकिन उससे पहले दिखाता हूं आपको बिग एंड बोल्ड पॉलिटिकल क्विक 5 टेक। पश्चिम बंगाल में जारी पंचायत चुनाव की काउंटिंग के बीच बीजेपी ने ममता सरकार पर हमला बोला है। संबित पात्रा ने कहा है कि बंगाल में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, खुलेआम वोटर्स को मारा गया और इन सब के बीच विपक्षी नेताओं की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। एनसीपी के बाद अब कांग्रेस को महाराष्ट्र में बगावत का खतरा सता रहा है। इसी को लेकर दिल्ली में आज एक बड़ी बैठक बुलाई गई, जिसमें महाराष्ट्र के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की मौजूदगी में तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। उद्धव ठाकरे इन दिनों महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके के दौरे पर हैं। यहां उन्होंने कहा कि जनता में सरकार के खिलाफ आक्रोश है और पब्लिक चुनाव का इंतजार कर रही है। उद्धव ने आज की पॉलिटिक्स की तुलना आईपीएल से करते हुए कहा कि कौन कब किसकी टीम में है ये समझ में नहीं आता। बिहार विधानसभा में आज भी जोरदार हंगामा हुआ। बीजेपी विधायकों की मांग है कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव अपने पद से इस्तीफा दें। पिछले दिनों लैंड फॉर जॉब घोटाले में सीबीआई की तरफ से दायर चार्जशीट में तेजस्वी का नाम आया था। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर सुबह के वक्त एक बड़ा हादसा हो गया। एक स्कूल बस और कार की टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई। हादसे का वीडियो देखिए, बड़ा खतरनाक वीडियो है। मेरठ एक्सप्रेसवे पर स्कूल बस रॉन्ग साइड से आ रही थी और दूसरी तरफ से तेज रफ्तार में कार आई और उस बस से भिड़ गई। टक्कर इतनी तेज थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। गौर करने वाली बात यह है कि एक तो बस का ड्राइवर रॉन्ग साइड से आ रहा था और दूसरा यह कि रॉन्ग साइड में भी वो उस लेन में चल रहा था जो कि ओवरटेक करने के लिए होती है। इसमें जरा भी शक नहीं है कि यह हादसा बस के ड्राइवर की गलती की वजह से ही हुआ। और अगली अहम खबर बैंक फ्रॉड से जुड़ी हुई। मीडिया रिपोर्ट के हवाले से खबर है कि भोपाल में बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक इन दिनों बड़े पैमाने पर ठगी का शिकार हो रहे हैं। लोगों की शिकायत है कि जब उन्होंने इस मामले में बैंक से सवाल किया तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसके बाद लोगों ने साइबर सेल में अपनी शिकायत दर्ज कराई। पुलिस को शक है कि बैंक के किसी ब्रांच से कस्टमर्स का डेटा चोरी हुआ है, जबकि बैंक का कहना है कि क्लोनिंग भी हो सकती है। हैरानी की बात तो यह है कि भोपाल में बैंक ऑफ बड़ौदा के खाता धारकों को इस फ्रॉड की भनक तक नहीं लगी। लोगों के बैंक खातों से 5 से 25 हजार रुपए तक निकल गए। न कोई ओटीपी आया और ना ही कोई कॉल। कई खातों में तो 1 से ज्यादा ट्रांजैक्शन हुए हैं। सिर्फ एक दिन में 30 से ज्यादा शिकायतें दर्ज कराई गई हैं और सभी शिकायतें एक ही बैंक और एक ही जगह को लेकर। और बिग एंड बोल्ड में अब अगली अहम खबर का रुख करते हैं। जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई और दिल्ली में चल रही जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई विपक्षी दलों ने जीएसटी को पीएमएलए के दायरे में लाए जाने के केंद्र के फैसले पर सवाल उठाए। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि केंद्र का यह फैसला छोटे कारोबारियों को धमकाने जैसा है। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने भी सरकार के फैसले पर सवाल उठाए। आपको बता दें कि दिल्ली और पंजाब दोनों ही जगह आम आदमी पार्टी की सरकार है।
मीडिया रिपोर्ट के हवाले से खबर है कि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल और राजस्थान के वित्त मंत्रियों ने भी इस फैसले पर अपनी चिंता जताई। साथ ही जीएसटी परिषद में इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की गई। और अब खबर उन युवाओं के लिए जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। बहुत जल्दी से आपको बताता हूं कहां अपॉर्चुनिटीज हैं। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने पद निकाला है ट्रेंड अप्रेंटिस का। hindustancopper.com पर 5 अगस्त के पहले जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। एम्स रायपुर ने पद निकाला है नॉन टीचिंग स्टाफ का और आवेदन कर सकते हैं aimsraipur.edu.in पर जाकर। आखिरी तारीख 19 जुलाई। और अब बहुत जल्दी से आपको दिखाता हूं बिग एंड बोल्ड ट्रेंडिंग ट्वीट। आज बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 273 पॉइंट चढ़कर 65,617 पर, जबकि निफ्टी 92 अंक की बढ़त के साथ 19,448 पर क्लोज हुआ। वहीं कमोडिटी एक्सचेंज एमसीएक्स में गोल्ड और सिल्वर दोनों में तेजी देखी गई। वेस्टइंडीज सीरीज के लिए टीम इंडिया की न्यू टेस्ट जर्सी सामने आ गई है। रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल और अजिंक्य रहाणे सफेद रंग की जर्सी में दिखे। सोशल मीडिया पर फैंस के मिक्स्ड रिएक्शंस भी देखने को मिले। तो प्रयागराज की प्रेम कहानी में आज एक नया ट्विस्ट है। मनीष दुबे के खिलाफ लखनऊ के डीजी होमगार्ड विजय कुमार को एक रिपोर्ट सौंपी गई है। इनपुट मिला है कि जांच कमेटी की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में मनीष दुबे दोषी पाया गया। आलोक मौर्य ने इस इंफॉर्मेशन के बाद मनीष और ज्योति को लेकर कई बड़े खुलासे किए। एक खुलासा हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने भी किया। एक तरफ ज्योति मौर्य अपने पति से तलाक चाहती है, तो दूसरी तरफ मनीष दुबे ने अपनी पत्नी से लखनऊ फैमिली कोर्ट में डिवोर्स फाइल किया। आलोक का कहना है कि मनीष दुबे की एंट्री से पहले सब अच्छा था। तो क्या मनीष दुबे ने ही ज्योति का माइंड वॉश किया? और सोशल मीडिया पर जिस बेवफाई की चर्चा है उसकी स्क्रिप्ट क्या मनीष दुबे ने लिखी थी? रियल स्टोरी क्या है, मामले का पूरा सच क्या है, सब कुछ इस रिपोर्ट में खुद आलोक मौर्य बता रहा है। क्या आलोक और ज्योति की लव स्टोरी का विलेन मनीष दुबे है? क्या सच में ज्योति और मनीष आलोक को रास्ते से हटाना चाहते थे? क्या जांच में मनीष दुबे दोषी? अब क्या मनीष की नौकरी जाएगी? प्रयागराज की 1.5 इश्क किया की स्क्रिप्ट में मेनली 3 कैरेक्टर हैं। पहला कैरेक्टर पति आलोक मौर्य, दूसरा पत्नी ज्योति मौर्य और तीसरा मनीष दुबे। और अगर आलोक मौर्य की माने तो इस कहानी की हीरो हीरोइन की कहानी में विलेन मनीष दुबे हैं। मनीष दुबे की एंट्री के बाद से आलोक और ज्योति के रिश्तों में दरार आ गई। एसडीएम ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य ने मनीष दुबे के खिलाफ कई सनसनीखेज आरोप लगाए थे। पहला सबसे बड़ा आरोप ये कि ज्योति का मनीष दुबे के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था और दूसरा ज्योति और मनीष दुबे आलोक को रास्ते से हटाने के लिए जान से मारने की प्लानिंग कर रहे थे। जो भी मैंने गवाही दिया था, जो डीजी सरकार की तरफ से कमेटी गठित की गई, जो मैंने आरोप लगाए थे वो सारे आरोप सही पाए गए हैं और जल्द से जल्द मनीष दुबे और जो भी दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई की हम लोग मांग कर रहे हैं। बड़ी कार्रवाई हो ताकि आगे कोई भी परिवार न टूटे। सोर्सेज से इंफॉर्मेशन ये कि आलोक के आरोपों को लेकर कमांडेंट मनीष दुबे मुश्किल में फंस गए हैं। मनीष दुबे पर एक्शन की तलवार लटक रही है। मनीष दुबे को सस्पेंड भी किया जा सकता है। आलोक मौर्य की शिकायत के बाद यूपी प्रशासन ने जांच के लिए कमेटी बनाई। कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट डीजी होमगार्ड लखनऊ को सौंप दी। जांच रिपोर्ट विजय कुमार मौर्य को सौंपी गई। इनपुट ये कि जांच कमेटी की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में मनीष दुबे को दोषी पाया गया और जांच कमेटी ने मनीष दुबे के लिए डिसिप्लिनरी एक्शन की बात कही है। यूपी की लेडी एसडीएम ज्योति मौर्य मामले में एक नया खुलासा हुआ है। यह खुलासा उनके तथाकथित प्रेमी मनीष दुबे को लेकर है। कहा जा रहा है कि ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य ने मनीष दुबे पे कई सनसनीखेज आरोप लगाए थे और इन आरोपों की जांच के लिए बकायदा एक जांच कमेटी बैठाई गई थी। इसकी रिपोर्ट डीजी होमगार्ड लखनऊ को सौंप दी गई है। जांच जो है वो प्रयागराज के डीआईजी होमगार्ड्स ने किया था। कहा जा रहा है कि इस जांच की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में मनीष दुबे को दोषी पाया गया है। जो आरोप आलोक मौर्य ने लगाए थे उनमें से कई सारे आरोप जो है वो सही पाए गए हैं। कहा जा रहा है कि आलोक मौर्य ने आरोप लगाया था कि ज्योति मौर्य उनके तथाकथित प्रेमी मनीष दुबे उन्हें रास्ते से हटाने की बात कर रहे थे और बाकायदा इसकी फोन की रिकॉर्डिंग भी उन्होंने जांच कमेटी को सौंपी थी। कहा जा रहा है कि अगर रिकॉर्डिंग सही पाई जाती है, इसकी फोरेंसिक जांच कराई जाएगी। अगर ये सही पाई जाती है तो फिर मनीष दुबे के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। हालांकि शासन ने फिलहाल उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए लिखा है और ये भी कहा जा रहा है कि अगर बाकी आरोप भी सच पाए जाते हैं तो फिर उनको सस्पेंड भी किया जा सकता है। अपने आरोपों की पुष्टि के लिए आलोक ने कई व्हाट्सएप चैट
कॉल रिकॉर्डिंग जांच कमेटी को सौंपी थी। सोशल मीडिया पर आलोक के इन आरोपों से जुड़ी एक ऑडियो क्लिप भी वायरल है। हालांकि हम इस वायरल क्लिप की सत्यता की पुष्टि नहीं कर रहे, लेकिन आलोक का दावा कि इस ऑडियो क्लिप में जो आवाज है वो ज्योति मौर्य और उनके तथाकथित प्रेमी मनीष दुबे की है। इस शिकायत के बाद डीजी होमगार्ड ने प्रयागराज के डीआईजी संतोष कुमार को जांच सौंपी थी। कुछ सोचते हैं इसके ठिकाने लगाने का। अच्छा, गाड़ी से कुचलवाते? हाँ, वो नहीं तो क्या, वो सुबह सुबह जॉब पे जाते हैं ना। हाँ, या फिर शाम को जब आते हैं उस टाइम, दो ही टाइम है हमारे पास, इनको घर से बाहर निकलते हैं। अच्छा, तुमने खाना खाया? अगर खाना नहीं खाया ना तो जहर है ना, जहर की दवाई थी, मार दो उसे। यार जहर मैं कैसे लेके आऊंगी? तो बताइए, तो मैं दुकान ले जहर देती भी नहीं है, पहले पूरा उनको जानना है। हाँ, वो भी ऐसे जहर देंगे तो चूहा हुआ मार रही, उसे तो मरने वाला नहीं है वो। अच्छा, अरे नहीं मर जाएगा जब चूहे मारने की अगर दवा दोगे तो। अरे नहीं मरेगा वो, पता है मुझे। चूहे मारने से कोई थोड़ी ना मरता है दवाई से। अच्छा, अब जांच कमेटी इस क्लिप की फॉरेंसिक जांच करवाएगी और अगर जांच में रिकॉर्डिंग सही पाई जाती है तो मनीष दुबे के खिलाफ बड़ा एक्शन होगा। आपको बता दें कि आलोक और ज्योति की कहानी में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात सामने आने के बाद से मनीष दुबे का तबादला गाजियाबाद से महोबा हुआ। ऐसे वो सर बातें करता था, चैटिंग थी, ओरिजिनल चैटिंग मैंने सरकार को दिया, वीडियो कॉलिंग थी सरकार को दिया, मुझे फ़ोन पे धमकी देता था। और कॉलिंग किसके बीच थी? ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के बीच में थी। सारे एविडेंस मैंने जो भी थे मेरे पास सब कुछ मैंने वहाँ सौंप दिया था, उसी को विचार करते हुए कार्रवाई की। बयान कब आपका ये दर्ज हुआ था, कब ये साक्ष्य आपने उपलब्ध? सर हमारा ये बयान 3 जून को दर्ज हुआ था। कमांडेंट मनीष दुबे का अतीत विवादों से भरा रहा है। साल 2018-2019 में मनीष दुबे पर महिला होमगार्ड से छिड़खाने का आरोप लगा था। महिला होमगार्ड ने बकायदा डीजी को खत के जरिए शिकायत की थी। हालांकि बाद में अमरोहा से मनीष दुबे का ट्रांसफर कर दिया गया था। विवाद की जो सबसे बड़ी वजह है वो मनीष दुबे है, जो उसने कि मेरा पूरा परिवार बर्बाद कर दिया। और मेरा ही नहीं सर, वो कई परिवार बर्बाद किया। जैसा कि उनकी पत्नी खुद कह रही हैं ऑडियो में कि वो उनका नंबर 4थे पे है। तो वो सर वो इसी टाइप का आदमी है कि सर उसका ये लक्ष्य रहता है कि परिवार बर्बाद करना, जिसके लिए सर मैंने उसकी शिकायत की थी और उस प्रकरण को सरकार ने संज्ञान में लिया। डीजी साहब ने कमेटी बैठाई, मेरा बयान हुआ और लड़कियों को बुलाया गया, बयान भी हुआ जिसका उसने शोषण किया था और रिपोर्ट सौंप दी गई है। सर रिपोर्ट अभी आपके सूत्रों से पता चल रहा है कि रिपोर्ट उसके खिलाफ गई है और बड़ी कार्रवाई की तैयारी सरकार कर रही है। मनीष दुबे को लेकर टाइम्स नाउ नवभारत की पड़ताल में एक और खुलासा हुआ। पिक्चर्स को जरा ध्यान से देखिए। तस्वीरें लखनऊ के हर्ष विहार पुरनिया के आर्य समाज मंदिर की, जहां मनीष दुबे ने तनु पराशर नाम की महिला से शादी की। और मामले में लेटेस्ट खुलासा ये कि मनीष दुबे अपनी पत्नी से तलाक लेने की तैयारी कर रहे हैं। लखनऊ फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दे दी है। टाइम्स नाउ नवभारत के पास मनीष के डाइवोर्स एप्लीकेशन की एक्सक्लूसिव कॉपी है, जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। अब जरा पति पत्नी और वो की कहानी को इस ग्राफिक की मदद से समझिए। एक तरफ मनीष दुबे अपनी पत्नी तनु पराशर से तलाक की तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आलोक और ज्योति मौर्य का मामला फैमिली कोर्ट में है। डाइवोर्स और बच्चों की कस्टडी को लेकर प्रयागराज में कोर्ट केस चल रहा है। हमने इस मामले की पड़ताल की। हमारे सहयोगी मनीष यादव ने मनीष दुबे की पत्नी तनु पराशर से बात की, लेकिन मनीष की पत्नी ने इस मामले पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। लेकिन जो जानकारी मिली उसके मुताबिक मनीष और उनकी पत्नी 1.5 साल से अलग रह रहे हैं। अब मनीष किसी और से शादी करना चाहते हैं। तनु पराशर, जो कि आलोक मौर्य दावा कर रहे हैं कि उनसे लगातार बातचीत हो रही है, वो कह रही है कि भैया हमारा घर बचना चाहिए। जब उनसे हमने संपर्क करने की कोशिश की, टाइम्स नाउ नवभारत की टीम जब उनके घर पहुंची तो उन्होंने इस विवाद में बोलने से इनकार कर दिया। वो कह रही थी कि हम इस बारे में कोई बातचीत नहीं करना चाहते। वो मनीष दुबे से अलग लखनऊ में रह रही हैं। तो इससे इतना तो पता चलता है कि मनीष दुबे और उनकी पत्नी तनु पराशर के बीच बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा। ऐसे में सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहा है, क्या ज्योति मौर्य और मनीष दुबे शादी करेंगे? तो क्या मान लें कि इस डेढ़ इश्किया का क्लाइमेक्स सामने आ गया?
तो जाहिर है कि पति पत्नी और वो की कहानी में दो दिल मिलेंगे, लेकिन सवाल आलोक और मनीष के बीच का है। दूसरी तरफ प्रयागराज के फैमिली कोर्ट में आलोक और ज्योति मौर्य के केस की प्रोसीडिंग शुरू हो चुकी है। आलोक मौर्य कोर्ट पहुंचे, लेकिन एसडीएम ज्योति मौर्य कोर्ट नहीं पहुंचे। उन्होंने अपने वकील के जरिए कोर्ट में मौजूद नहीं होने पर माफी मांगी और अपने वकील से जवाब दाखिल करवाया। एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य का विवाद फैमिली कोर्ट में पहुंच चुका है। आज प्रयागराज के फैमिली कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई थी, लेकिन ज्योति मौर्य हाजिर नहीं हुई। आलोक जरूर कोर्ट पहुंचे थे। उन्होंने दरख्वास्त की कि उनके बच्चों से मिलने दिया जाए। उनके दोनों बच्चे उनकी पत्नी ज्योति मौर्य के पास है, लिहाजा आलोक चाहते हैं कि कोर्ट उन्हें परमिशन दे कि वो अपने बच्चों से मिल सके। हालांकि आज उनके वकील की तरफ से जो वाद दाखिल किया गया है ज्योति मौर्य की तरफ से, उसकी कॉपी मांगी गई। कहा यह कि ज्योति मौर्य ने फैमिली कोर्ट में ये वाद दाखिल किया था कि उन्हें अपने पति आलोक मौर्य से अलग होना है। जिस तरह से आलोक मौर्य अपनी पत्नी पर लगा रहे थे, उसके बाद ज्योति की तरफ से ये पिटीशन दाखिल किया गया कि वो उनसे अलग होना चाहती हैं, तलाक लेना चाहती हैं। और इसके बाद से ही ये मामला जो है प्रयागराज के फैमिली कोर्ट में चल रहा है। आज सुनवाई के इस पूरे मामले पर होनी थी, लेकिन ज्योति मौर्य कोर्ट नहीं पहुंची। आलोक ने कहा कि उन्हें उनके बच्चों से मिलने के लिए कोर्ट से परमिशन की जरूरत है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो आरोप उन्हें मनीष दुबे पर लगाए थे, जांच में वो सब बातें सामने आई हैं, लिहाजा मनीष दुबे के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इतना ही नहीं, आलोक मौर्य अपनी पत्नी ज्योति मौर्य से माफी मांगने के लिए भी तैयार है। दूसरी तरफ आलोक मौर्य ने अदालत में कहा कि उन्हें अपने बच्चों से मिलने की इजाजत दी जाए। आलोक और ज्योति मौर्य की दो जुड़वा बेटियां हैं जो अभी ज्योति मौर्य के साथ रहती हैं। ज्योति अभी बरेली के एक शुगर मिल में जीएम के पद पर तैनात है।